सलाम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, उम्मीद है कि सबको क्लियर हो रही होगी सारी कहानी। मजबूरी है ना, मजबूरी के तहत हमें चलना पड़ी है, करना पड़ी है सारी तरकीब। लेकिन फ़िलहाल जो है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई बच्चों के इंटरनेट प्रॉब्लम, कई बच्चों को आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आज से हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो रिकॉर्ड लेक्चर हम लाइव प्ले करेंगे और साथ में हम भी वहाँ मौजूद हैं। तो जो भी आपको ड्यूरिंग द लेक्चर क्वेरीज होंगी आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर बाद में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और गूगल ड्राइव पे भी, क्योंकि हमारा लेक्चर सारा अपलोड हो रहा है, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को ध्यान में रखकर हमने ये डिसाइड किया है कि हम कुछ ऐसे चैप्टर्स को कवर करें जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से सूटेबल रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ाते हैं जिनके अंदर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर हमने चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट किए तो प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास कि हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एट द टाइम जब क्लास में होते हैं तो मैं एक की कॉपी देख पाता हूँ, और जब कॉपी देख पाते हैं तो हम उनकी मिस्टेक्स बता रहे होते हैं। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऑनलाइन में कवर करने की कोशिश की तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही कि हम ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करें कि जो हमारे ऑनलाइन के लिहाज से अच्छे भी रहें और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम जो है वो चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को इन ऑनलाइन क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अब नाम देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमें सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नाम और चैप्टर दोनों एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ हैं। यानी कि चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी हमें इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पढ़ना, बस हाँ इंडस्ट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है। तो कभी हम केमिस्ट्री में ऐसी स्टडी करते हैं कि जिनमें हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो प्रोडक्ट्स हमें इंडस्ट्रीज से हासिल होते हैं। तो इस स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहा जाता है या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत एक्सपोर्ट के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है, हमारे पास से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास मैन्युफैक्चर होती हैं और बाहर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं। इम्पोर्ट तो हम लोग करते हैं बहुत, लेकिन एक्सपोर्ट की क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता है, फिर जो बच जाता है वो हम तक पहुँचता है। तो वो जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास शामिल है इस चैप्टर में हमें वो डिस्कस करनी है सारी। तो 3 या 4 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 या 4 क्लासेस में चैप्टर 10 ख़त्म हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जब तक लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम फिजिकल हो सकेंगे तो आसानी से हम 2 साल जो बचा है हमारा वो कवर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का एक वाहिद यही तरीका है कि हम इन चैप्टर्स को पढ़ें। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं फर्टिलाइजर्स। आमतौर पर लोगों को जब बताया जाता है फर्टिलाइजर के नाम से तो उनके दिमाग में एक ही नाम आता है खाद का। खाद होती है फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर है क्या? तो आज इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि फर्टिलाइजर से मुराद है तमाम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जिनमें मौजूद हो। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन साथ साथ कि द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स which contains nitrogen, इसके अलावा पोटेशियम एंड फॉस्फोरस as an essential elements
एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि एक नहीं है एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, इसीलिए एज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर, इसको इस तरह से लिखें, which are required for the growth of plants are called fertilizers. बेसिकली इस बात को हम इस तरह में लिख सकते हैं कि they maintain the fertility of soil. जरा डेफिनेशन को मजीद एलाबोरेट करते हैं कि ऐसे तमाम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जिसमें मौजूद हो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो जिनके बिना गुजारा नहीं। एसेंशियल का मतलब है जो हमें लाजमी चाहिए हर सूरत में, हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को। As essential elements which are required for the growth of plants, यानी जो चाहिए होते हैं प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए, ऐसे तमाम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर्स का। तो डेफिनेशन फिर से समझ लें, ऐसे तमाम इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे हो, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं लाजमी, उन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। बेसिकली ये क्या करते हैं? They maintain the fertility of soil, ये जमीन को जरखेज बना के रखते हैं। अब ये एलिमेंट्स किस काम के? देखो मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा डिस्कस इसको मजीद कर रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि ऑनलाइन क्लास से मजेदारी खत्म हो गई है, सिर्फ इसलिए हम थोड़ा सा इस बात को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास किस काम के? सामने सेट जाता हूँ ताकि आप लोग डेफिनेशन कॉपी कर सको। अगर नहीं आप लोग को टाइम लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फटाफट इसको कॉपी कर लो, ठीक? तो ये किस काम में आते हैं? ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास किस काम के? ये बता रहे हैं। ये 3 एलिमेंट्स प्लांट को चाहिए ही क्यों? कौन से? पहला एलिमेंट दिया था नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट दिया है पोटेशियम, और तीसरा एलिमेंट लिखा है हमने फास्फोरस। अब ये मजीद डिटेल उनके लिए जो लोग थोड़ी सी बायो नहीं जानते, और जो बायो जानते हैं उन्हें भी कौन सी बायो आती होगी, तो इसलिए वो भी समझिए इसको कि ये 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें प्लांट्स को। देखिए बेसिकली प्लांट को जरूरत नहीं है, सीड को जरूरत है। आप जब कोई बहुत छोटा पौधा किसी जमीन में कहीं से उठाकर कहीं ले जाकर लगाते हो या फिर कहीं पर बीज डालते हो, तो वो बीज उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर इतनी ताकत थोड़ी है कि वो उठकर अपना खाना बना सके, हम खाना खा सके या पानी पी सके या उसको जो चीज़ चाहिए वो खुद से ले सके। तो उसके लिए लाजमी केयर टेकर चाहिए होता है जो वो तमाम चीज़ें उस बच्चे को प्रोवाइड करे। इसी तरह से सीड्स जो होते हैं इनको भी ग्रोथ के लिए तैयार शुदा तमाम चीज़ें चाहिए कि कोई एक बंदा इनके पास हो जो एक चम्मच में सारा निवाला भरे और इन सबको खिलाता फिरे। तो सीड को ग्रोथ के लिए उस जमीन का फर्टाइल होना जरूरी है। सीड की ग्रोथ के लिए उस जमीन का फर्टाइल होना जरूरी है। अब फर्टाइल का मतलब यही होता है कि वो तमाम चीजें मौजूद हो जो उस सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए। अब नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन क्या काम करेगी? देखिए नाइट्रोजन जो है वो आपने एक लफ्ज सुना होगा डीएनए, नहीं सुना तो सीआईडी देख लेना जाके, जिसमें डॉक्टर सालूके बहुत दफा कहते हैं कि इसका डीएनए इस इलाज से मैच हो रहा है। डीएनए लफ्ज जो है वो, डीएनए क्या है बेसिकली? ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर जानदार के अंदर मौजूद होता है, जो उस जानदार की डेवलपमेंट के बारे में बता रहा होता है। लफ्ज इसको मजीद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बायो वाली है उनसे पूछना। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक, राइबो यहाँ से लफ्ज पकड़ लो, राइबो। राइबो का मतलब क्या है? राइबो मीन्स राइबोस शुगर, यानी न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए राइबोस शुगर चाहिए हमें। अब ये राइबोस शुगर क्या होती है? ऐसी शुगर्स जिनमें मौजूद होते हैं 5 कार्बन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो 5 कार्बन से मिलकर बना होता है, उन मॉलिक्यूल्स को राइबोस शुगर कहते हैं।
तो 5 कार्बन वाली शुगर्स आपने नाम सुने होंगे जिन्होंने बायो पढ़ी है, जिसमें शामिल होते हैं एडेनिन और इसके अलावा गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। ये 5 शुगर्स जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये पांचों शुगर्स राइबोज शुगर कहलाती हैं। ठीक है, इन पांचों शुगर्स में 5 कार्बन मौजूद होते हैं। अब ये 5 शुगर को बनाने के लिए, इन पांचों शुगर को बनाने के लिए नाइट्रोजन लाजमी चाहिए, यानी इनका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। 5 कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ा होता है रिंग फॉर्म के अंदर। तो नाइट्रोजन होगा राइबोन्यूक्लिक, यानी कि राइबोज शुगर बनाने के लिए नाइट्रोजन होगा तो डीएनए बनेगा। तो डीएनए बनाना और डीएनए खोलना ये दोनों काम ही न्यूक्लिक एसिड का। तो आसान लफ्जों में बात समझो कि जेनेटिक मटेरियल जो किसी प्लांट से उसके सीड को मिला है, उस जेनेटिक मटेरियल को इनकोडेड हालत में फैक्ट फॉर्म में मिला है, उसको डिकोड करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए और इन तमाम चीज़ों में नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। यानी आप ये समझें कि प्लांट में वो जो सीड के पास जो इंफॉर्मेशन है कि उस सीड को बड़ा होकर क्या बनना है, कितना बड़ा पौधा होना चाहिए, क्या इसका फ्रूट होना चाहिए, कि कैसे इसके पत्ते होने चाहिए, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस सीड के अंदर स्टोर हुई है डीएनए के अंदर। उस डीएनए को जो ओपन करेंगे उसके लिए हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए, यानी नाइट्रोजन का होना लाजमी ज़रूरी है। तो पहली बता दी पहली चीज़ का नाइट्रोजन क्यों चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, भाई पोटेशियम क्यों चाहिए। पोटेशियम क्यों चाहिए, पोटेशियम क्या काम करेगा, हमारी बॉडी में क्या काम करता है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी में क्या काम करता है। देखें, कभी आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और कोई आपको हल्का सा टच करता है, आंखें बंद है लेकिन फिर भी आपके पास सेंसरी ऑर्गन सेंसर्स जो है वो आपको बता देते हैं कि भैया हाथ पे किसी ने टच किया है हमें, यानी कि कोई चीज़ तो है जो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम कर रही है, कोई चीज़ तो है जिसने ये सिग्नल को यहाँ नर्वस सिस्टम तक पहुँचाया है। ये कौन है, ये सारा काम आयंस का होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस का। अब पोटेशियम आयंस अगर होंगे प्लांट के अंदर तो प्लांट को पता होगा, फॉर एग्जांपल मान लें कि पौधे पर धूप लगना शुरू हुई, आधे पौधे पर धूप लगी है, आधे पौधे पर नहीं लग रही है। अब जिस जगह धूप लग रही है वहाँ फोटोसिंथेसिस तो होगी, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाने का प्रोसेस। अब फूड बनाने के लिए पानी चाहिए, पौधे को उस पॉइंट पे लीव्स में पानी चाहिए, पानी पहुंचाने के लिए सेंसर सिग्नल कहाँ से जाएंगे, पानी कौन पहुंचाएंगे, रूट्स। तो रूट्स को कैसे पता चलेगा मुझे किस पार्ट तक पानी पहुंचाना है, कहाँ जरूरत है पानी पहुंचाने की, कहाँ पर फ्रूट को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ ग्लूकोज पहुंचाना है, ये तमाम चीजें एनर्जी पहुंचाने के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगी वो बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम होती है। तो पोटेशियम इसलिए चाहिए, यानी आसान कर रहा हूँ बात को कि पोटेशियम की जरूरत क्यों है, सिग्नल ट्रांसमिशन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल भेजना। तो ये दूसरी चीज का काम हो गया। थर्ड है आपके पास फॉस्फोरस। भैया फॉस्फोरस किस काम में आता है, फॉस्फोरस आपने लफ्ज सुना होगा एटीपी का, जो बायो पढ़ रहे उन्होंने भी पता नहीं सुना है नहीं सुना अल्लाह, लेकिन फिर भी जो मैथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं व्हाट इज एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के साथ, एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल का नाम है और इसके साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए हम बात को थोड़ा सा आसान करते हैं, ये व्हाट इज एटीपी। देखिए जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी में गया, यानी स्टमक तक गया। स्टमक क्या करेगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है, आपने कुछ भी खाया, दुनिया जहान का बवाल क्यों नहीं खाया, आपने जो कुछ भी खाया आपका स्टमक क्या करता है, आपका स्टमक एक ऐसी मशीनरी है जो हर चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में, ग्लूकोज में। तो याद रखिएगा हमारी बॉडी एक जुबान समझती है और वो जुबान है ग्लूकोज, इसके अलावा कोई जुबान नहीं है।
यानी आपने खाया, वो खाना आपका किसी काम का नहीं है जब तक स्टमक उसे ग्लूकोज में तब्दील ना करे, जब तक स्टमक उसे ग्लूकोज में तब्दील ना करे। तो जैसे ही वो ग्लूकोज में तब्दील होगा, वो ग्लूकोज आपका जो स्टमक है वो बाय द हेल्प ऑफ वेन्स उस ग्लूकोज को वो हर सेल तक पहुंचाएगा, और हर सेल क्या करेगा फिर उस ग्लूकोज को एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, हर सेल के अंदर हो रहा होता है। ग्लूकोज को सेल क्या करता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारा जो ग्लूकोज है वो एटीपी में तब्दील हुआ और फूड जो है वो तब्दील हुई किस चीज में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से क्या बना, एटीपी बना। अब एटीपी क्या है, हमारी बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी हमें देती है वो फॉर्म कहलाती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी का नाम पूछे कि एनर्जी का नाम क्या है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, कौन सी एनर्जी मुझ में, मेरे अंदर मौजूद है एनर्जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब छोटा सा बीज, उस पर कितनी जिम्मेदारी डालें हम, वो कैसे, उसके इतने से बीज में कैसे फॉस्फेट ग्रुप बनेगा, कैसे फास्फोरस आएगा। तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है कि उस प्लांट में फास्फोरस इंड्यूस करना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है, ताकि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो उम्मीद है कि ये तीनों बातें, तीनों एलिमेंट्स का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजर्स में ये 3 एलिमेंट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों अलग से पौधे को देने पड़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं किसी ज़मीन में जो है वो तीनों ही एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो हमेशा, कई ज़मीनें ऐसी भी होती हैं, कई जगह पर सिर्फ नाइट्रोजन देनी पड़े, क्योंकि जब भी कभी किसी जगह पर प्लांट की ग्रोथ करवानी होती है, वहाँ पर पहले जो है वो सॉइल का टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट कहते हैं जिसे। तो उस टेस्ट में पता चलता है कि इस ज़मीन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हैं। अगर तमाम एलिमेंट्स हैं तो ठीक, अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो वो एलिमेंट का अलग से फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन डालो, ये नहीं कि सारे के सारे डाल दो, इतना खर्चा क्यों करें। तो इसलिए तीनों एलिमेंट्स ग्रोथ के लिए लाजमी चाहिए, अगर ज़मीन में मौजूद नहीं है। सिंपल, नाइट्रोजन क्यों चाहिए, नाइट्रोजन उसकी ग्रोथ के लिए, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए। पोटेशियम क्यों चाहिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। फास्फोरस क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए। ये तीनों एलिमेंट्स मिले, पौधा हंसी खुशी ग्रो करने लग जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी, देखते हैं ज़रा कैसा रिस्पांस आता है आप लोगों का और कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम थोड़ा इसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म के फर्टिलाइजर्स होते हैं, और कल नया टॉपिक, इसके बाद का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोशिश करनी है कि 3 से 4 क्लासेस में ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आप सब सेटिस्फाई होंगे, और अगर फिर भी कोई मुश्किलात हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।